हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज हम अपने इस वीडियो में जो हमारी सीरीज कंटिन्यूस चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो इससे पहले मैंने ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के एमसीक्यूज़ इसमें डाल दी हैं। अगर आपने वो एमसीक्यूज़ नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर के वो एमसीक्यूज़ देख सकते हैं। वो एमसीक्यूज़ क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने की उनकी पूरी संभावना है। तो जो भी स्टूडेंट्स BPCCHN ब्रिज कोर्स कर रहे हैं, उनकी कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मैंने ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ लेकर आई हूँ। तो आप वो एमसीक्यूज़ ज़रूर देखें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लें। तो आज के इस वीडियो में हम ब्लॉक 3 है कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड मैनेजमेंट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, इसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसमें मैंने कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी लिए हैं, उनको भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लॉक 3 का कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड मैनेजमेंट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका लाइक और शेयर ही मेरे लिए मोटिवेशन है ताकि मैं और आपके लिए इसी तरह के अच्छे वीडियोज़ बना सकूँ एजुकेशनल, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के द्वारा कौन सी डिजीज कॉज होती है, ठीक है। आपको बताना है मलेरिया, फाइलेरिया, जापानीज एन्सेफेलाइटिस या कालाजार, ठीक है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, जो प्लाज्मोडियम है उसके द्वारा कौन सी डिजीज स्प्रेड आउट होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा मलेरिया। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है। फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो से, बी है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से, फीमेल एजिप्स मॉस्किटो से, फीमेल और मोटिप्स मॉस्किटो से। तो इसमें से आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करने की कोशिश करें। आप तो जैसे जैसे इनको रीड आउट करेंगे वीडियो देख करके तो आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा इसमें क्लियर होता जाएगा। बुक्स तो सभी के पास है, लेकिन वीडियो देखने से क्या होता है कि अपन सुनते हैं और देखते हैं तो वो क्वेश्चन अपने माइंड में क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इनकी क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय, मलेरिया किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के द्वारा क्या होता है, मलेरिया ट्रांसमिटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्फेटिक फाइलेरिसिस इज नॉट कॉज्ड बाय, जो लिम्फेटिक फाइलेरिसिस है वो किसके द्वारा कॉज नहीं होता है। ऑप्शन ए है वुचेरिया बुर्जिया, वुचेरिया ब्रोंकोफ्टी, बुर्जिया मलाई और बुर्जिया टिमोरी, ठीक है। इसमें से बताना है कि आपको जो लिम्फेटिक फाइलेरिया है वो किसके द्वारा नहीं स्प्रेड आउट होता है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वुचेरिया जो बुर्जिया है उसके द्वारा फाइलेरिया नहीं फैलता है, बल्कि ये जो 3 है ऑप्शन उसके द्वारा क्या होता है, लिम्फेटिक फाइलेरिया स्प्रेड आउट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाइट ऑफ फिलोबोटोमस अर्जेटिन्स ट्रांसमिट्स, ठीक है। ये किसको ट्रांसमिट करती है, ये क्या है, एक वेक्टर है जिसके द्वारा ये क्या होता है, डिजीज फैलती है। तो आपको बताना है उसका नाम, वो कौन सी डिजीज है जिसके द्वारा ये जो पैरासाइट है या फिर आप इंसेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो किसकी वजह से ये डिजीज होती है, जो फिलोबोटोमस है वो क्या स्प्रेड आउट करती है। तो आपको बताना है इसका सही जवाब। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कालाजार, ठीक है। द बाइट ऑफ फिलोबोटोमस अर्जेंटिप्स
ट्रांसमिट, इसका जो दूसरा नाम है उसको हम बोलते हैं सैंड फ्लाई भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन लेशमैनियासिस इज द अनदर नेम ऑफ विच डिजीज, जो इंडियन लेशमैनियासिस है उसका दूसरा नाम क्या है। ठीक है, अभी हमने पहला जो क्वेश्चन किया था वो इसी से रिलेटेड है। तो जो इंडियन लेशमैनिया है उसका दूसरा नाम और क्या है। ऑप्शन ए है जापानीज एन्सेफेलाइटिस है, या बी ऑप्शन कालाजार है, सी ऑप्शन पर्टोसिस है, या डिप्थीरिया है। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कालाजार को ही क्या बोलते हैं, लेशमैनियासिस बोलते हैं। ठीक है, जो किसके द्वारा फैलता है, सैंड फ्लाई के द्वारा फैलता है। सैंड फ्लाई क्या होती है, एक मक्खी होती है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, ये डिजीज स्प्रेड आउट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेई इज ट्रांसमिटेड बाय, जेई मतलब जापानीज एन्सेफेलाइटिस किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है। क्यूलेक्स मॉस्किटो और एनाफ्लीज है, अजिप्स और एडीज है। इसका सही आंसर क्या होगा, क्यूलेक्स मॉस्किटो। और क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा क्या होता है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं सीएचओ में ही नहीं बल्कि जितने भी नर्सिंग के एग्जाम्स होते हैं, चाहे एम्स के ले लो, चाहे आप ईएसआईस के ले लो, जो भी कम्युनिटी से रिलेटेड है उसमें इनके आने की पूरी संभावना रहती है। तो आप ये क्वेश्चंस जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीज एल्बो पिक्ट्स ट्रांसमिट एक्सेक्ट, जो एडीज है वो एक के अलावा क्या होता है आपको बताना है, सभी में फैलता है। तो ऐसा बताना है जिसमें एडीज मच्छर ट्रांसमिट नहीं करता है। तो इसमें ऑप्शन ए है कालाजार, जाइका इन्फेक्शन, चिकनगुनिया और डेंगू। तो ऐसी कौन सी डिजीज है जो एडीज से नहीं फैलती है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, कालाजार। कालाजार है जो किससे फैलती है, फिलोबोटोमस से फैलती है, और जिसको दूसरा नाम भी क्या है, सैंड फ्लाई है। जबकि जो जाइका इन्फेक्शन है, चिकनगुनिया है और डेंगू है, ये सारे किससे फैलते हैं, एडीज से फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हैंसन डिजीज ऑल्सो नोन है, जो हैंसन डिजीज है उसका दूसरा और नाम क्या है। इसका ऑप्शन ए है जाइका इन्फेक्शन, लेप्रोसी, सी है चिकनगुनिया, या डी है डिप्थीरिया। तो आपको इसका सही आंसर बताना है क्या होगा, हैंसन डिजीज को और हम किस नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेप्रोसी को ही हम क्या बोलते हैं, हैंसन डिजीज कहते हैं। हैंसन डिजीज के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा और आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। लेप्रोसी क्या है, लेप्रोसी और हैंसन डिजीज को क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग भी बोलते हैं। इज अ क्रोनिक इन्फेक्शन डिजीज कॉज बाय माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ये जो बैक्टीरिया है इसकी वजह से क्या होती है, ये फैलती। कई बार आ जाता है कि जो लेप्रोसी है उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है वो क्या है, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, हैंसन डिजीज का या फिर लेप्रोसी का। इसके अलावा और नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके, प्रोबेबली द ओल्डेस्ट डिजीज नॉन टू मैनकाइंड, जो मैनकाइंड की क्या है, सबसे पुरानी डिजीज है ये। एंड मेनली अफेक्टेड पेरिफेरल नर्व, आल्सो अफेक्टेड द स्किन, मसल्स, आईज, बोन, टेस्टिस एंड इंटरनल ऑर्गन्स। इनको भी ये क्या करती है, सबसे पहले तो ये क्या है, जो पेरिफेरल नर्व्स है उन्हीं को अफेक्ट करती है। इसके अलावा ये इनको स्किन को है, मसल्स है, आईज है, बोन्स है, टेस्टिस है, इनको भी क्या करती है, ये डिजीज अफेक्ट करती है। इसके अलावा जो लेप्रोसी इज ऑफन नोन एज द सोशल डिजीज, इसको हम क्या बोलते हैं, सोशल डिजीज भी बोलते हैं। ये सोशल स्टिग्मा भी है, समाज में इसमें कई भ्रांतियां भी फैली हुई है इस चीज को लेकर के। तो इसको कह सकते हैं हम सोशल स्टिग्मा इज अटैच्ड टू इट। ठीक है, सोशल जो भ्रांतियां इससे अटैच है। एंड स्टिग्मा इज कपल्ड विद द फिजिकल डिफॉर्मिटी लीड टू सोशल आइसोलेशन एंड डिप्रेशन। इसकी वजह से क्या होता है, लोगों में सोशल आइसोलेशन और जो डिप्रेशन की स्थिति है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, सोशल स्टिग्मा भी कहते हैं हैंसन डिजीज को। ठीक है, और ये बहुत ही काफी ओल्डेस्ट डिजीज है। तो आपको हैंसन डिजीज के बारे में जानकारी मिल गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है बॉर्डेटेला पर्टोसिस कॉज, जो बॉर्ड किसकी वजह से होता है। जो बॉर्डेटेला पर्टोसिस है वो क्या कॉज करता है, आपको बताना है उस डिजीज का नाम। तो इसकी वजह से क्या होता है, वुफिंग कफ होता है, जेई होता है, चिकनगुनिया होता है, डिप्थीरिया होता है। ये क्या है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। बॉर्डेटेला पर्टोसिस किसका है, इसका ऑप्शन आपको बताना है क्या है इसका सही आंसर।
तो इसका आंसर हो जाएगा वूफिंग कफ है, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में काली खांसी भी बोलते हैं। किसकी वजह से होता है? ये बोर्डोटेला पर्टोसिस की वजह से होता है। अब जो बोर्डोटेला पर्टोसिस है, इसके हम क्या कहते हैं, कुछ क्लिनिकल स्टेजेस होती हैं, ठीक है। 3 स्टेजेस होती है इसकी मेन। एक होते हैं कैटार फेज होती है, एक प्रोक्सिमल फेज होती है और एक कन्वर्जेंट फेज होती है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है किसके बारे में? पर्टोसिस के बारे में। इसमें क्या होता है, क्या सिम्टम्स आते हैं? जो कैटार फेज होती है उसमें क्या होता है? मेलेज होता है और राइनोलियर होता है, माइल्ड कफ होता है, एक्सेसिव लैक्रिमेशंस, कंजक्टिवाइल इंजेक्शंस में होते हैं, ठीक है। राइनोसाइल फेज सबसे पहले आपको ध्यान है, जो कैटार फेज होती है वो राइनोसियल फेज होती है। इसमें क्या होता है? नोज कफ, जो नोज है वो रनिंग होती रहती है और इसमें माइल्ड कफ दिखाई देता है। और इसका जो टाइम है इसका कितना होता है? 1 to 2 वीक तक होता है। एंड टेस्ट ऑफ चॉइस, इसमें जो टेस्ट किया जाता है वो क्या होता है? पीसीआर एंड कल्चर किया जाता है। पीसीआर का मतलब क्या होता है? पॉलीमर चेन रिएक्शन की जाती है। नेक्स्ट जो इसकी फेज होती है वो होती है प्रोक्सिमल फेज होती है। प्रोक्सिमल फेज में क्या होता है कि एक्सेसिव इसमें कफिंग होने लग जाती है, ठीक है। प्रोक्सिमल कफिंग एंड वूफिंग विद कफ, पर्टोसिस, एमेसिस एंड पोर्टोसिस सिनकोप। तो इसमें एक्सेसिव जो कफिंग होती है कौन सी फेज में होती है? प्रोक्सिमल फेज में होती है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है कितना? 2 वीक से लेकर 2 मंथ तक होता है। इसमें भी क्या लगता है? सीरोलॉजिकल टेस्ट और पीसीआर किया जाता है ना। नेक्स्ट जो फेज होती है वो होती है इसकी कन्वर्जेंट फेज होती है। ये क्या होता है? परसिस्ट कफ ऑफ डिक्रीजिंग सीवियरिटी। जो सीवियरिटी की जो हमें फेज दिखाई देती है वो तो क्या दिखाई देती है? प्रोक्सिमल फेज में दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही कन्वर्जेंट फेज आती है इसका जो टाइम पीरियड होता है मोर देन 2 मंथ तक हो जाता है। 2 वीक से लेकर 2 मंथ तक का तो क्या होता है? इसमें प्रोक्सिमल फेज होता है। 2 मंथ से ज्यादा अगर खांसी रहती है लगातार कंटिन्यूअस, ठीक है, बिना सीवियरिटी के, तो वो कौन सी फेज होती है? कन्वर्जेंट फेज होती है। इसमें कौन सा टेस्ट किया जाता है? सीरोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है, ठीक है। ये तो क्या था इसका जनरल, मैंने इसका आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि जो वूफिंग कफ होती है वो क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। वूफिंग कफ इज अनदर नेम ऑफ दिस डिजीज, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है, आपको पता चल गया होगा, जो पर्टोसिस है उसको ही हम क्या बोलते हैं? वूफिंग कफ बोलते हैं या काली खांसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरिया इज कॉज्ड बाय। डायरिया किसकी वजह से होता है? ऑप्शन है एडिनोवायरस, रोटावायरस और एंटेरोवायरस और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है इसमें कुछ कंफ्यूजन है, क्योंकि जो डायरिया है वो एडिनोवायरस की वजह से होता है और रोटावायरस की वजह से भी होता है। तो अगर आपको इसका कंफर्म आंसर पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं। बल्कि जो इसका आंसर है वो दोनों ही होने चाहिए, ए और बी, ठीक है। तो एडिनोवायरस भी हो सकता है, इसका आंसर क्या है? रोटावायरस भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which lotion is used for the treatment of scabies? जो स्केबीज है, स्केबीज क्या होती है? एक स्किन डिजीज हो जाती है, इसमें स्किन रैशेज हो जाते हैं और ईचिंग होने लग जाती है, ठीक है। तो ये जो फोल्ड्स वगैरह होते हैं, स्किन फोल्ड्स होते हैं, उनमें ये डिजीज ज़्यादा देखने को मिलती है। इसमें जो लोशन यूज़ किया जाता है वो कौन सा लोशन इसमें हम यूज़ करते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, ए मेबेल्डाजोनेट 15% है, या बेंजल बेंजोनोइट 20%, बेंजल बेंजोनोइट 25% है, बेंजल बेंजोनोइट 30% है। तो इसका आपको आंसर बताना है, सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बेंजल बेंजोनोइट 25% लोशन इसमें यूज लिया जाता है। नाउ नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है पेडिकुलोसिस कॉर्पोरेसिस कॉजेस। जो पेडिकुलोसिस कॉर्पोरेस है वो क्या कॉज करता है? ये कहाँ पर ये कॉजेस करता है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है हेड पर, बॉडी पर, प्यूबिक या ऑल ऑफ द अबाव। तो पेडिकुलोसिस, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन कि जो पेडिकुलोसिस है वो क्या होता है? पैरासाइट्स होते हैं और एनिमल्स की जो बॉडी है उससे क्या करते हैं? ब्लड सक करके अपना फूड लेते हैं। तो ये पैरासाइट है जो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है पेडिकुलोसिस कैपिटस, एक होता है पेडिकुलोसिस प्यूबिक और एक होता है कॉर्पोरेस, ठीक है। इसके अलग अलग क्या है? साइट के अनुसार इनके नाम है। तो पेडिकुलोसिस जो कैपिटस है वो कहाँ पाया जाता है? हेड में पाया जाता है, इसको हेड लाउस भी बोलते हैं। जो सिर में क्या हो जाती है? जुएं वगैरह हो जाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं क्या? हेड लाउस। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं पेडिकुलोसिस ह्यूमन कैपिटस नाम है इसका। इसके बाद दूसरा है द प्यूबिक लाउस। जो प्यूबिक एरिया में जो लाउसेस हो जाती हैं उसको बोलते हैं हम
प्यूबिस, ठीक है, पार्थिरिस प्यूबिस या पेडिकुलोसिस प्यूबिस कहा जाता है। इसके बाद है द बॉडी लाउस, जो बॉडी पर जो लाउसेस पाई जाती हैं उसको बोलते हैं कॉर्पोरिस। तो आपको पता चल गया होगा इसका आंसर क्या है कि जो बॉडी पर पाई जाती हैं पेडिकुलोसिस उसको हम क्या बोलते हैं, पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, बॉडी। नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ डीडीटी इज यूज्ड टू वॉश हेड टू ट्रीट पेडिकुलोसिस। जो हेड में पेडिकुलोसिस हो जाती है, लाउसेस हो जाती है, उसको ट्रीट करने के लिए डीडीटी का यूज किया जाता है। तो कितने परसेंट डीडीटी का यूज करेंगे, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन ए है 1% है, बी है 2%, 3 है 3% या फिर डी है 0.5%। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, 1%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय विच वायरस। हाइड्रोफोबिया जो एक डिजीज हो जाती है वो कौन से वायरस की वजह से होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, एडिनो वायरस है, रोटा वायरस है, लीसा वायरस है या राइनो वायरस है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। लीजा वायरस होता है, उसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोफोबिया होता है। और लीजा वायरस किसकी वजह से पाया जाता है, ये डॉग बाइट की वजह से होता है। इसमें क्या होता है हाइड्रोफोबिया में कि इसमें जब डॉग बाइट कर लेता है किसी भी पर्सन को तो उसको वो से क्या होता है, एक तरह से फोबिया हो जाता है, डर लगने लग जाता है, ठीक है। तो इसमें जो वायरस जिम्मेदार होता है वो कौन सा होता है, लीजा वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज। इसमें से आपको बताना है ऐसी इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, ठीक है। टिटनस, एंट्रिक फीवर, पेडिकुलोसिस या डायरिया। इसमें से आपको बताना है जो क्या नहीं है, बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। ऑप्शन ए टिटनस, एंट्रिक फीवर, पेडिकुलोसिस या डायरिया। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, पेडिकुलोसिस। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो पेडिकुलोसिस होती है वो क्या होती है, पैरासाइट होती है। टिटनस भी क्या होता है, बैक्टीरियल होता है। एंट्रिक फीवर जिसको टाइफाइड भी बोलते हैं वो भी क्या होता है, बैक्टीरियल होता है। और डायरिया भी क्या होता है, वायरस भी हो सकता है और बैक्टीरिया की वजह से भी होता है। जैसे कोलेरा विब्रियो है तो वो क्या होता है, बैक्टीरिया होता है एक तरीके से, उसकी वजह से भी क्या होता है, डायरिया होता है। तो जो डायरिया है वो वायरस की वजह से भी हो सकता है और बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है RNTCP इज नेशनल प्रोग्राम फॉर विच डिजीज। जो RNTCP है, RNTCP फुल फॉर्म क्या होती है, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी आप ध्यान में रख लेना क्या होती है। तो ये कौन सी डिजीज के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था, ऑप्शन ए है लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस, HIV या पोलियोमाइलाइटिस। तो आंसर आपको मिल गया होगा क्वेश्चन में इसका आंसर। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता है तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ट्यूबरक्लोसिस। IDSP इज नेशनल प्रोग्राम फॉर एक्सेप्ट, ठीक है। IDCFC जो नेशनल प्रोग्राम है इनमें से किसके लिए नहीं है, आपको बताना है इसका सही आंसर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, अगर IDSP की फुल फॉर्म पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो IDSP की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेट डिजीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसमें से ऐसी कौन सी डिजीज है जो IDSP के अंतर्गत नहीं आती है, आपको इसका आंसर बताना है। क्या है इसका आंसर, तो इसमें जो सही आंसर होगा आपके सामने ये चार्ट दिख रहा है, ठीक है। इसको देख करके आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये जो IDSP है इसमें कौन कौन सी डिजीजें आती हैं। तो इसमें आती है वेक्टर बोर्न डिजीज आती है, वाटर बोर्न डिजीज आती है, रेस्पिरेटरी डिजीज आती है, वैक्सीन प्रिवेलेंट डिजीज आती है और अंडर डिजीज अंडर इरेडिकेशन, जो इरेडिकेशन हमें उनका करना है वो डिजीज आती है। अदर कंडीशंस भी आती है इसमें, इंटरनेशनल क्या बोलते हैं कमिटमेंट भी आता है इसमें और अनयूजुअल सिंड्रोम्स भी इसमें आते हैं। तो ये डिजीज क्या कहते हैं, IDSP के अंदर आती है। जैसे वेक्टर बोर्न में क्या मलेरिया हो गया, वाटर बोर्न में डायरिया, कोलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस है। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी डिजीज है जैसे इनमें हो गया ट्यूबरकुलोसिस और ARI हो गया। एंड जो वैक्सीन प्रिवेलेंट डिजीज है जैसे मीजल्स है, वैक्सीन प्रिवेलेंट में कौन सी डिजीज आती है इसमें, मीजल्स, वो वाली डिजीज लिए। इसमें कौन सी लिए, इरेडिकेशन में पोलियो वाली लिए। और जैसे कि अदर जो कंडीशन जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है वो भी IDSP के अंदर आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल कमिटमेंट है वो जैसे प्लेग है, येलो फीवर है, ये भी क्या आती है, IDSP के अंदर आते हैं। और हम देख सकते हैं इस तरह से जैसे हेमरेज फीवर है और रेस्पिरेटरी स्ट्रेस वगैरह है, ये सारी किसमें आती है, IDSP में आती है। तो आपको इसका आंसर बताना
पता चल गया होगा कि इसमें कौन कौन सी डिजीजेस आती हैं। एंट्रिक फीवर भी आता है, डायरिया भी आता है और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी आता है। तो कौन सी नहीं आता है इसमें? टिटनस नहीं आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आई टिटनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? साल्मोनेला की वजह से, विब्रियो और इकोलाई और क्लेप्सिला। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। तो साल्मोनेला तो ये क्या है? टाइफाइड है। ठीक है, साल्मोनेला टाइफाइड, जिसकी वजह से क्या होता है? एंट्रिक फीवर होता है या टाइफाइड होता है। विब्रियो कोलेरा, इसकी वजह से डायरिया होता है। और इकोलाई है, ठीक है, ये भी क्या है? इंटेस्टाइन बैक्टीरिया है। ठीक है, लेकिन जो क्लेप्सिला है वो किसके लिए जिम्मेदार होता है? ये होता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। गम्बुशिया फिश इज कॉज्ड एज द मॉस्किटो कंट्रोल मेजर इन विच डिजीज। ठीक है, जो गम्बुशिया फिश होती है, ठीक है, उसको मॉस्किटो कंट्रोल के मेजर के रूप में यूज किया जाता है, मॉस्किटो को क्या करने के लिए? खत्म करने के लिए। तो ये है वो कौन सी डिजीज में यूज किया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप बता सकते हो। तो इसमें क्या होगा आपको बताना है इसका सही आंसर। ऑप्शन ए है डेंगू, इसके बाद है फाइलेरिया, मलेरिया या चिकनगुनिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मलेरिया में गम्बुशिया फिश को यूज किया जाता है, ठीक है, टू मॉस्किटो कंट्रोल मेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरेथ्रम एक्सक्रीट इज यूज एज स्प्रे इन मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स ऑफ मलेरिया एज। ठीक है, जो पायरेथ्रम वो है, एक्सक्रीट है, उसको क्या करते हैं? स्प्रे के लिए मॉस्किटो कंट्रोल को यूज करने के लिए करते हैं, मॉस्किटो कंट्रोल करने के लिए यूज लिया जाता है। तो सबसे पहले आपको मैं ये समझा दूं कि जो मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और किस किस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हमने डिवाइड किया है एंटी लार्वा मेजर्स के रूप में, उसके बाद एंटी एडल्ट के रूप में, फिर है प्रोटेक्शन या पर्सनल प्रोटेक्शन बोल सकते हैं, और एक होता है लेजिस्लेटिव कंट्रोल होता है। इन तरीके से हम क्या कर सकते हैं? मॉस्किटो को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो एंटी लार्वल है, ठीक है, एंटी लार्वा मतलब जो एडल्ट बनता है उससे पहले की जो स्टेज होती है मॉस्किटो की, उसको बोलते हैं हम एंटी लार्वा स्टेज बोलते हैं। तो लार्वा को खत्म करने के लिए कौन कौन से मेजर्स होते हैं? एनवायरमेंटल कंट्रोल से कर सकते हैं, केमिकल कंट्रोल से कर सकते हैं और बायोलॉजिकल कंट्रोल से कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल में हमने क्या दिया था? जैसे गम्बुशिया फिश को यूज करते हैं। इसके अलावा जो केमिकल्स वगैरह, जो एनवायरमेंटल कंट्रोल है उसमें हम क्या करते हैं? केमिकल में जैसे कि हमने केरोसिन वगैरह क्या कर देते हैं? स्प्रेड आउट कर देते हैं पानी की तरह, तो उसकी बन जाती है लेयर बन जाती है, और उससे जो लार्वा है उसको ऑक्सीजन ना मिल करके वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं? उनका उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? जो लार्वाज होते हैं उनको आसानी से मार सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका मेजर्स हो गया, किस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं? एंटी लार्वल मेजर्स यूज किया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं एंटी जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? स्प्रे करके हम क्या कर सकते हैं? उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे डीडीटी का स्प्रे कर दिया, पायरेथ्रम का करते हैं, मेलेथ्रम का कर दिया। ठीक है, ये सारे क्या करते हैं? हम इसमें स्प्रे करके उनको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद आता है प्रोटेक्शन या पर्सनल प्रोटेक्शन। इसमें क्या करते हैं? मॉस्किटो नेट यूज करते हैं, स्क्रीनिंग कर करके और रेप्लिकेंट यूज करके, मतलब कोई भी लोशन वगैरह स्किन पर लगा करके, और उससे क्या कर प्रोटेक्शन की जाती है। इसके अलावा अब आता है जैसे लॉज वगैरह बना दिया, ठीक है, और ये आता है लेजिस्लेटिव कंट्रोल के अंदर। तो ये मैंने आपको कुछ जर्नल इसकी बातें बताई हैं। इसकी लार्वा जो हम ये जो मॉस्किटो जो हम कंट्रोल मेजर्स करते हैं, किस किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपको पता चल गया। जो पायरेथ्रम जो एक्सक्रीट हम करते हैं यूज स्प्रे, तो किसको मारने के लिए करते हैं? लार्वा को या एडल्ट को, या फॉर पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए, ऑल ऑफ द अबव के लिए। तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। स्प्रे कर रहे हैं हम किसी तरह का स्प्रे करें, चाहे डीडीटी का करें, चाहे मेलेथ्रम का करें, चाहे पायरेथ्रम का स्प्रे करें, ठीक है, वो किसके लिए करते हैं? एडल्ट को मारने के लिए करते हैं। इसके अलावा जो केमिकल, बायोलॉजिकल और क्या बोलते हैं एनवायरमेंटल जो हम कंट्रोल करते हैं, वो क्या करते हैं? लार्वा को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंटी एडल्ट मेजर्स के रूप में हम उसको यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल मॉस्किटो बाइट एट नाइट एक्सेप्ट। आपको बताना है कि सारे जो मच्छर होते हैं रात में बाइट करते हैं सिवाय एक के। वो कौन सा है? एडीज है, क्यूलेक्स है, मॉन्सोनिया या फिर एनाफ्लीज है। ठीक है, तो जो डेंगू का जो मच्छर होता है वो क्या करता है? दिन में करता है। और डेंगू का कौन सा मच्छर होता है? एडीज मॉस्किटो होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एडीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं।
प्लाज्मोडियम कॉजेज, प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। डेंगू करता है, मलेरिया करता है, चिकनगुनिया या फाइलेरिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिजीज स्वेटिंग स्टेज अगर, स्वेटिंग स्टेज कौन सी इसमें आती है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, किसमें आती है? मलेरिया में स्वेटिंग स्टेज आती है। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? जो मलेरिया में 3 स्टेज होती है, ठीक है, जैसे सर्दी गर्मी बरसात होती है, उसी तरह से इसमें भी क्या होती है? 3 स्टेजेस होती है। एक तो हॉट होती है, एक कोल्ड होती है, एक स्वेटिंग होती है। तो 3 स्टेजेस आर इन देयर मलेरिया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तीसरी स्टेज कौन सी इसकी? स्वेटिंग स्टेज। एक कोल्ड होती है, एक हॉट होती है और एक स्वेटिंग होती है। नेक्स्ट, मलेरिया कॉज बाय वाइवेक्स कैन बी ट्रीटेड विद, जो मलेरिया होता है वो क्या होता है? कई तरह की जो इसकी स्पीसीज होती है उससे कॉज होता है। मलेरिया वाइवेक्स है, फाल्सिफेरम है, ओवेल है। तो जो वाइवेक्स है वो किसी को ट्रीट करने के लिए, अगर किसी को वाइवेक्स हो गया, मलेरिया वाइवेक्स हो गया, तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या दिया जाएगा? ठीक है, ऑप्शन ए है क्लोरोक्विन देंगे, प्राइमाक्विन देंगे 0.25 मिलीग्राम पर केजी, या फिर क्लोरोक्विन 20 मिलीग्राम पर केजी, या फिर डी ऑप्शन है प्राइमाक्विन 0.25 मिलीग्राम पर केजी दी जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें क्या देंगे हम? प्राइमाक्विन देंगे और कितनी देंगे? वो 0.25 मिलीग्राम पर केजी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, वेक्टर ऑफ बुर्जिया मलाई पैरासाइट इज, जो बुर्जिया मलाई है उसका वेक्टर कौन सा होता है? क्यूलेक्स होता है, मानसोनिया होता है, एडीज होता है या एनोफ्लिन होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मानसोनिया इज द वेक्टर ऑफ बुर्जिया मलाई। नेक्स्ट, इन विच डिजीज एलिफेंटोइड फीवर अकर, ठीक है, इन विच डिजीज एलिफेंटोइड फीवर, एलिफेंटोइड फीवर कौन सी डिजीज में आता है? ठीक है, ऑप्शन ए है मलेरिया में आता है, बी है कालाजार में आता है, फाइलेरिया या विट डेंगू में आता है। ठीक, एलिफेंटिसिस किस में आता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? फाइलेरिया में आता है। नेक्स्ट है, इन विच डिजीज ब्लड इज कलेक्टेड इन नाइट फॉर इन्वेस्टिगेशंस, ऐसी कौन सी डिजीज है जिसमें ब्लड को रात में कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस के लिए? तो ऑप्शन ए है लिम्फेटिक फाइलेरिया है, डेंगू है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस या ओकल्ट फाइलेरिसिस। जो ओकल्ट फाइलेरिसिस होती है उसमें क्या करते हैं हम? ब्लड को रात में कलेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो फाइलेरी बनती हैं वो क्या होती हैं? वो रात में ही ज़्यादा क्या होते हैं इसमें प्रोड्यूस होती हैं। इसलिए जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं तो इसमें ब्लड सैंपल लेते हैं, वो क्या करते हैं? रात में करते हैं। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच मॉस्किटो कैन नॉट कॉज फाइलेरिया, इसमें से ऐसा कौन सा मॉस्किटो है जो फाइलेरिया कॉज नहीं करता है? वो आपको बताना है। मानसोनिया, क्यूलेक्स है, एडीज है या नन ऑफ दीज है? आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एडीज जो मॉस्किटो है वो क्या कॉज नहीं करता है? फाइलेरिया कॉज नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिजा टेस्ट इज डन इन, एलिजा टेस्ट किस किस में किया जाता है? जापानीज एन्सेफेलाइटिस में किया जाता है, कालाजार में, मीजल्स में, ऑल ऑफ द अबव में। तो आपको सही आंसर बताना है इसका क्या होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सभी में एलिजा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, बिफोर रेफरिंग पेशेंट्स ऑफ अ कालाजार सोडियम एस्टिबाग्लूकोनेट शुड बी गिवन एट द डोज ऑफ, ठीक है, मतलब कोई भी पेशेंट है उसको कालाजार हो गया, ठीक है, आप CH अपॉइंटमेंट है और आपको देना है उसको क्या? बिफोर रेफरिंग, रेफर करने से पहले आपको क्या देनी है? सोडियम एस्टिबाग्लूकोनेट देनी है। तो आप उसको कितनी दोगे? ठीक है, तो ये काम भी होता है एक CHO का। अगर आप किसी को रेफर कर रहे हैं तो उससे पहले आपने क्या ट्रीटमेंट दिया वो भी आपको जरूरी है और वो भी आना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 20 मिलीग्राम पर DL क्या देंगे उसको? सोडियम एस्टिबाग्लूकोनेट दी जाएगी, ठीक है, रेफर करने से पहले। नेक्स्ट है, वेक्टर ऑफ कालाजार इज, जो कालाजार है जिसको इंडियन लेशमैनियासिस भी बोलते हैं, उसका वेक्टर क्या है? किसकी वजह से ये फैलता है? तो इसका ऑप्शन आपके सामने है, क्यूलेक्स मॉस्किटो से फैलता है, ये सैंडफ्लाई से, या एनाफिलीज मॉस्किटो से, या एडीज मॉस्किटो से। तो इसको सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सैंडफ्लाई की वजह से क्या होता है? कालाजार स्प्रेड आउट।
ना एडिस मॉस्किटो कॉज एक्सेप्ट, जो एडिस मॉस्किटो है वो क्या कॉज करता है, ठीक है, एक के सिवाय आपको बताना है, जो एक वो है वो कॉज नहीं करता। एडिस मॉस्किटो एक है इसमें से, उसको कॉज नहीं करता, बाकी तीनों को करता है। तो आपको बताना है जो कॉज नहीं करता है। ऑप्शन ए है चिकनगुनिया, येलो फीवर, जाइका और मलेरिया। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा मलेरिया। मलेरिया किसकी वजह से होता है? एनाफ्लिस की फीमेल एनाफ्लिस मॉस्किटो से होता है। बल्कि जो ये तीनों है, चिकनगुनिया, येलो फीवर और जाइका इन्फेक्शन, ये सब किसकी वजह से होता है? एडिस मॉस्किटो की वजह से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन विथ फर्स्ट सिम्टम ऑफ मलेरिया कैन ट्रांसमिट इन्फेक्शन। ठीक है, एक पर्सन है जिसको क्या हो गया? मलेरिया हो गया, उसको फर्स्ट सिम्टम आया, फर्स्ट सिम्टम के कितने दिनों के बाद वो क्या कर सकता है? ट्रांसमिट कर सकता है मलेरिया को। तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। ऑप्शन ए है फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे। फर्स्ट सिम्टम आने के 4 दिन के बाद वो क्या करता है? मलेरिया को ट्रांसमिट कर सकता है। तो सही जो इसका आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फोर्थ डे। नेक्स्ट है, इन पेशेंट्स विथ फाइलेरिया इन्फेक्शंस देयर इज एलिवेशंस इन द लेवल ऑफ एंटीफाइलेरियल। ठीक है, जो इसका लेवल है एंटीफाइलेरिया का कितना बढ़ जाता है जब इसको डिटेक्ट करते हैं एक पेशेंट को जिसमें क्या हो रखा है? फाइलेरिया इन्फेक्शन हो रखा है। ठीक है, तो इसका जो लेवल है एंटीफाइलेरियल का वो कितना बढ़ जाता है? ऑप्शन एंटीफाइलेरियल मतलब इसमें जो हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है, एंटीबॉडीज है वो कितनी बढ़ जाती है? ऑप्शन ए है IgG1, IgA2, IgG2 और IgA3। कौन सी बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है वो क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, IgG4। नेक्स्ट, राइस सिंड्रोम इज कॉज ड्यू टू द यूज ऑफ राइस सिंड्रोम का जब अगर यूज राइस सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द यूज ऑफ, किसके यूज करने से राइस सिंड्रोम होता है? राइस सिंड्रोम क्या होता है ये जान लो पहले तो। ठीक है, राइस सिंड्रोम क्या होता है? इसमें क्या होता है? एनसेफेलोपैथी और लीवर डैमेज हो जाता है। किसके यूज करने से? एस्प्रिन के यूज करने से। और क्या क्या सिम्टम्स आते हैं इसमें? लेथार्जी हो जाता है, कंफ्यूजन, सीजर्स और कोमा तक चला जाता है। ये तो किसके सिम्टम है? एनसेफेलोपैथी से। लीवर डैमेज पे क्या होता है? टेंडरनेस, नोजिया और एलिवेट ऑफ AST और ALT क्या हो जाते हैं? इसके बढ़ जाते हैं। तो ये लीवर डैमेज कर सकता है और क्या कर सकता है? ये कंफ्यूजन है, सीजर्स है और कोमा तक की कंडीशन ला सकता है। किसके यूज करने से? एस्पिरिन के यूज करने से। ठीक है, तो ये होता है राइस सिंड्रोम। तो आपको पता चल गया होगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर, किसके यूज करने से राइस सिंड्रोम होता है? पैरासीटामोल है, एस्पिरिन है, इब्यूप्रोफेन है या फिर मैनिटोल है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एस्पिरिन के यूज करने से क्या होता है? राइस सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू WHO टू मैनेज ADLA अक्यूट डर्मेटो लिम्फेनोडेनाटाइटिस फर्स्ट लेवल केयर, ठीक है, कैन गिव, क्या दे सकता है उसको? अगर किसी को क्या हो गया है? ADLA हो गया है, अक्यूट डर्मेटो लिम्फेनो एडिनोटाइटिस हो गया है उसको, तो फर्स्ट जो गिवर है, हेल्थ केयर गिवर, वो क्या देगा उसको? ऑप्शन ए है ओरल इरेथ्रोमाइसिन 1 ग्राम 3 टाइम्स देगा, या ओरल इरेथ्रोमाइसिन 1 ग्राम 2 टाइम्स देगा, या 2 ग्राम 3 टाइम्स देगा, या फिर ओरल इरेथ्रोमाइसिन 2 ग्राम 2 टाइम्स देगा। तो इसको आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या देगा उसको? ओरल इरेथ्रोमाइसिन देगा 1 ग्राम और 3 टाइम्स के लिए TDS देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ICD इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ। ICD का जो हम यूज करते हैं किस में करते हैं? ICD इज यूज फॉर डिटेक्शन, किसका डिटेक्शन में हम ICD का यूज करते हैं? ICD की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है? क्या होता है ICD का मतलब होता है इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। ये क्या होता है? एक कूम टेस्ट होता है, ठीक है, जो क्या करता है? एंटीबॉडीज के प्रेजेंस और एब्सेंस को डिटेक्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो कौन सी ऐसी डिजीज है इनमें से उसमें ICD को हम यूज करते हैं। ठीक है, ICD की फुल फॉर्म आपको पता चल गया क्या है? इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट है। तो कौन सी डिजीज में हम इसको यूज करते हैं?
मलेरिया में करते हैं, फाइलेरिया में करते हैं, या नन ऑफ दीज, या फिर बोथ में करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, फाइलेरिया के अंदर हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं इनडायरेक्ट वुम्स टेस्ट का। इसमें क्या देखते हैं हम, एंटीबॉडीज देखते हैं कि जो एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी है या फिर नहीं बनी हुई है। नेक्स्ट है, इन विच डिजीज पेशेंट्स वॉक इन बेंड पोजीशन। कौन सी ऐसी डिजीज है जिसमें पेशेंट झुक करके चलता है या बेंड पोजीशन में चलता है। तो ऑप्शन ए है मलेरिया, चिकनगुनिया, फाइलेरिया या डेंगू। तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है इसका। चिकनगुनिया में क्या होता है, बेंड होकर चलता है, क्योंकि इसमें जो बोन्स होती हैं, जो ये जॉइंट्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, इसमें वीक हो जाते हैं और पेशेंट क्या हो जाता है, बेंड होकर चलता है। इसको क्या बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है चिकनगुनिया को, इसी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी वैक्सीन एंड डाइल्यूएंट इज स्टोर एट विच टेम्परेचर। जो बीसीजी वैक्सीन है या फिर उसको जो डाइल्यूएंट है, उसको कौन सी टेम्परेचर पर स्टोर करके रखा जाता है। तो इसको जो रखा जाता है वो कौन सा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। +2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के +8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इसको रखा जाता है बीसीजी वैक्सीन को। ठीक है, ये सारी जो वैक्सीन होती है वो क्या होती है, हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है, इसलिए इनको क्या रखते हैं, 2 से लेकर के 8 डिग्री टेम्परेचर पर रखते हैं। ना इनको 2 से कम टेम्परेचर पर रखते हैं, ना इनको 8 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पर रखा जाता है। ऐसी कौन कौन सी वैक्सीन होती हैं जो हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है, एक होती है पोलियो होती है, एक बीसीजी होती है और एक होती है मीजल्स। ये क्या होती है, हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है। इसके अलावा जो कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन होती है वो क्या होती है, जैसे पेंटावेलेंट की जो वैक्सीन होती है वो क्या होती है, फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन होती है, जैसे डीपीटी हो गया, टीटी हो गया, डीटी हो गया। ठीक है, तो ये सारी जो वैक्सीन है, जो हेपेटाइटिस है, वो भी क्या होती है, फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन होते हैं। इनको अगर ज़्यादा कोल्ड में रखा जाता है तो ये वैक्सीन क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, तो उनको क्या करना पड़ता है, डिस्कार्ड करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या था कि बीसीजी वैक्सीन एंड डाइल्यूएंट इज स्टोर एट विच टेम्परेचर। तो ठीक है, ई जैसा है तो कहाँ रखेंगे उसको, 2 से लेकर 8 डिग्री टेम्परेचर पर उनको रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंप फॉर्म्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन इज ऑफ हाउ मच डायमीटर। जो बीसीजी का जो वैक्सीन लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या बनता है, लंप बन जाता है, और वो लंप कितने डायमीटर का होता है। लंप बनना ये इसको इंडिकेट करता है कि आपने जो वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट की है वो सही रूट से करी है या नहीं करी है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो पॉपुल भी क्या हो जाता है, कुछ दिन बाद 1 से 1.5 महीने के अंदर क्या हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। तो उसका डायमीटर है वो बताना है आपको, कितना डायमीटर होता है, 2-4 m होता है, 1-4 होता है, या फिर 5-8 mm होता है, 2-4-5 होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 5-8 mm का होता है। नेक्स्ट है, इन विच डिजीज फॉर्मेशन ऑफ ब्लूइश, व्हाइट, ग्रे एंड मेम्ब्रेन अकर इन थ्रोट। थ्रोट के अंदर क्या बनती है, एक ब्लूइश और ग्रे मेम्ब्रेन बन जाती है। ठीक है, तो आपको बताना कौन सी डिजीज में बनती है, पर्टोसिस में बनती है, फिर जापानीज एन्सेफेलाइटिस में, मीजल्स में, या फिर डिप्थीरिया में बनती है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डिप्थीरिया के अंदर क्या हो जाती है, एक सूडो मेम्ब्रेन बन जाती है, जो किस कलर की होती है, व्हाइट और ग्रे कलर की होती है। इसी से क्या करते हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है डिप्थीरिया की। क्वेश्चन आप देखते हैं, डीपीटी बूस्टर इज गिवन। जो डीपीटी की जो बूस्टर डोज दी जाती है वो कितने वीक पर दी जाती है, 14 वीक पर, 16 वीक, 18 वीक पर, 20 वीक पर, या 16 वीक पर। ठीक है, तो इसको जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 16 वीक पर क्या दी जाती है, डीपीटी की बूस्टर डोज दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीटी इज नॉट गिवन टू द चिल्ड्रंस ओवर द एज ऑफ। कितने साल से ज़्यादा तक के बच्चों को नहीं देना चाहिए डीपीटी की जो डोज देते हैं वो। तो 6 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर और 9 ईयर। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 7 ईयर से ज़्यादा के चिल्ड्रंस में क्या है, हम इस डीपीटी को डोज को नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक टेस्ट इज डन फॉर विच वैक्सीन। किस वैक्सीन के लिए शेक टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले ये जान लें कि अगर शेक टेस्ट होता क्या है और क्यों किया जाता है। तो जो शेक टेस्ट है वो क्या किया जाता है कि कोई भी जो ये क्या बोलते हैं उनको, फ्रीज सेंसिटिव जो वैक्सीन होती हैं उनको क्या करने के लिए, चेक करने के लिए कि ये वैक्सीन क्या हो गई है, खत्म तो, खराब तो नहीं हो गई है ज़्यादा इसको स्टोर करने से फ्रीज में, तो उसको चेक करने के लिए क्या किया जाता है, शेक टेस्ट किया जाता है। इसमें कैसे करते हैं, इसको
जो वैक्सीन है उसको लेते हैं और कंट्रोल वैक्सीन को लेते हैं, जो सही वैक्सीन होती है उसको। इसके बाद इसको क्या करते हैं, शेक करते हैं, इसको क्या करते हैं, हिलाते हैं, और उसके बाद उसको क्या करते हैं, रख देते हैं कुछ टाइम के लिए। और हम देखते हैं कि जो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो अगर बहुत जल्दी सेटल डाउन हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये वैक्सीन क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है। तो यहीं पर ये मैंने डिस्क्राइब कर रखा है यहाँ पर कि जो शेक टेस्ट शुड बी परफॉर्म्ड बिफोर यूजिंग ईच वाइल ऑफ पेंटावैलेंट वैक्सीन। जो पेंटावैलेंट की जो वैक्सीन होती हैं उनकी जो वाइल है उनको यूज करने से पहले से क्या करना चाहिए, शेक टेस्ट किया जाता है। पेंटावैलेंट में कौन कौन सी आती हैं वैक्सीन में, पेंटावैलेंट में आती हैं डिप्थीरिया है, ठीक है, डिप्थीरिया, टीटी है, और क्या बोलते हैं उसको, हेपेटाइटिस है, ठीक है। ये सारी वैक्सीन किसके अंदर आती हैं, पेंटावैलेंट के अंदर आती है। तो इनको यूज करने से पहले हम क्या करते हैं, इसका शेक टेस्ट करते हैं। इट डिटेक्ट इफ द वैक्सीन वाइल इज फ्रोजन, ठीक है, क्या करने के लिए कि ये अगर वाइल क्या हो गई, फ्रोज हो गई है, जम चुकी है, तो क्या करेंगे इसको, फ्रोजन वाइल शुड नॉट बी यूज, फ्रोजन वाइल को यूज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वाइल क्या हो जाए, फ्रोज हो जाती है, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो उससे क्या हो जाते हैं, वैक्सीन के जो अंदर के जो पार्टिकल होते हैं वो स्प्रेड आउट, अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट होने से क्या हो जाती है, उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। तो यही चेक करने के लिए क्या करते हैं कि इसको वाइल को क्या करते हैं, शेक करते हैं, और उसके बाद उसको थोड़े सेटल डाउन होने के लिए रख दिया जाता है। अगर उसका सेटल डाउन पीरियड क्या बहुत कम है, बहुत जल्दी सेटल डाउन हो गया है, तो इसका मतलब क्या है कि वो वैक्सीन खराब हो चुकी है और उसको यूज नहीं करना चाहिए, उसको क्या कर देना चाहिए, डिस्कार्ड कर देना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा शेक टेस्ट क्या होता है। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, बीसीजी वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन से, या फिर ऑल ऑफ द अबाउ। तो इसमें क्या होता है कि जो इसमें क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबाउ ही आएगा। क्यों, क्योंकि जो शेक टेस्ट किया जाता है वो एक टेम्परेचर होता है 2 से लेकर के 8 डिग्री टेम्परेचर के अंदर जो स्टोर की जाती है वैक्सीन, ठीक है, उनमें यूज किया जाता है। तो सभी जो वैक्सीन हैं वो क्या करते हैं, हम 2 से लेकर 8 डिग्री टेम्परेचर पर इनको क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, स्टोर किया जाता है इनको। तो ऐसी वैक्सीन इसमें क्या आ जाएगा, सारी ही है जो क्या है, इसको 2 से लेकर 8 डिग्री टेम्परेचर के अंदर रखा जाता है, और सभी में शेक टेस्ट किया जाता है बिफोर द यूज। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बूस्टर डोज आर गिवन फॉर पेंटावैलेंट वैक्सीन। जो पेंटावैलेंट वैक्सीन है उसे कितनी बूस्टर डोज दी जाएंगी, ऑप्शन ए है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 इज द राइट आंसर, 2 इसकी बूस्टर डोज दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी वीक्स कैटाल फेज ऑफ पर्टोसिस अकर। ठीक है, ये क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसका फर्स्ट वीक आएगा, सेकंड, थर्ड या फोर्थ वीक आएगा। जो कैटाल फेज होती है वो कितने टाइम के लिए होती है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सेकंड फेज ऑफ पर्टोसिस इज। पर्टोसिस की 3 फेजेस बताई थी मैंने आपको। फर्स्ट कौन सी थी, हमारी थी कैटाल फेज, दूसरी थी प्रोक्सिमल फेज, और तीसरी क्या थी, कन्वर्जेंस फेज थी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड फेज कौन सी होगी पर्टोसिस की। तो आपको क्वेश्चन आसानी से आप दे सकते हैं इसका क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, सबकंजक्टिवाइल हेमरेज में अकर इन। जो सबकंजक्टिवाइल हेमरेज है, ठीक है, वो कौन सी फेज के अंदर होता है, ट्यूबरक्लोसिस में, पर्टोसिस में, डेंगू में या डिप्थीरिया में। ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पर्टोसिस के अंदर सब कंजक्टिवाइल हेमरेज दिखाई देता है। कौन सी फेज में दिखाई देता है, ये दिखाई देता है प्रोक्सिमल फेज के अंदर। नेक्स्ट क्या है, अब हम देखते हैं कुछ मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी लिए हैं, ठीक है, इनको भी आप एक बार देख लें, इनके भी एग्जाम में आने की ज्यादा से ज्यादा संभावना होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टीबी। टीबी का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 3 से लेकर 6 वीक तक होता है ना। टीबीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस होती है। बीसीजी वैक्सीन शुड बी कब यूज करनी चाहिए, विद इन 4 आवर। डाइल्यूट मतलब जब उसको हम डाइल्यूट कर लेते हैं तो उसके 4 घंटे तक उसको हम यूज करते हैं, उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। नेक्स्ट है अर्ली साइन ऑफ डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का अर्ली साइन क्या होता है, तो वो होता है सॉर थ्रोट। नेक्स्ट डीपीटी वैक्सीन शुड नॉट गिवन। किसको नहीं देनी चाहिए, हु आर सफरिंग फ्रॉम कन्वर्जन। जो कन्वर्जन से ग्रसित है, जिसको कन्वर्जन आते हैं, उसको डीपीटी वैक्सीन नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमने लिए यहाँ पर कुछ डिजीज हैं और कुछ उसके वेक्टर्स हैं और कुछ उनके कॉजेज हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी क्या होता है, बहुत ज्यादा रिपीटेड होते रहते हैं। तो इनको आप एक बार से देख लीजिए, जल्दी से हम देख लेते हैं इनको।
क्या है इसमें, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया किसकी वजह से होता है, फीमेल एनाफिलिस की वजह से होता है, और इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है। इसी तरह से फाइलेरिया है, फाइलेरिया का क्या होता है, क्यूलेक्स होता है। ठीक है, और क्यूलेक्स पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है इसका, ब्रोंकोप्टी वुचेरिया ब्रोंकोप्टी होता है। नेक्स्ट है कालाजार है, कालाजार किसकी वजह से, सैंड फ्लाई है, और इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, लेशमेनिया। नेक्स्ट है जापानीज एन्सेफेलाइटिस, वेक्टर है इसका क्यूलेक्स, और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है इसका वायरस। इसी तरह से डेंगू है, डेंगू किसकी वजह से होता है, एडीज की वजह से। चिकनगुनिया भी किसकी वजह से होता है, एडीज वेक्टर की वजह से होता है, और दोनों के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, वायरस है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं ना, यहाँ पर कुछ डिजीज और उनके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इनको भी आप एक बार देख लें, तो ये भी याद होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं एग्जाम्स में। तो सबसे पहले लेप्रोसी है, लेप्रोसी का पता है, ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से होता है, ये बैक्टीरिया है। ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ये भी क्या बैक्टीरिया है। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये भी एक बैक्टीरिया है। इसके बाद वूपिंग कफ है, वूपिंग कफ को क्या बोलते हैं, बॉर्टिजेला पर्टोसिस है, ये भी क्या बैक्टीरिया है। टिटनस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है। इसके बाद पोलियो है, पोलियो वायरस की वजह से होता है। मीजल्स है, पैरामिक्सो वायरस है। ठीक है, एंट्रिक फीवर है, इसको क्या बोलते हैं, साल्मोनेला टाइफाई, ये क्या एक बैक्टीरिया है। इसके बाद जो हेपेटाइटिस है वो भी क्या होता है, हेपेटाइटिस की वजह से होता है। और यहाँ पर एक और है, यहाँ पर छूट गया है, HIV। ठीक है, आपको जो HIV है वो किसकी वजह से होता है, रेट्रोवायरस की वजह से होता है ना। डायरिया, जो डायरिया है वो क्या है, रोटावायरस और एडिनोवायरस की वजह से होता है। इसके अलावा विब्रियो कोलेरा है, ये भी क्या है, एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से भी ये हो सकता है। स्केबीज है, सार्केप्टोस स्केबीज की वजह से होता है। पेडिकुलोसिस है, ये किसके पॉजिटिव, लाउस है। और RTI रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है, वो किसकी वजह से होते हैं, जैसे क्लेप्सिला हो गया, राइनोवायरस हो गया, स्टेफाइलोकोकस हो गया, ये सारे क्या है, बैक्टीरियाज हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, कुछ पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ डिजीज हैं जिनकी वजह से कुछ डिजीज स्प्रेड आउट होती है। ठीक है, तो आज हमने हमारे इस वीडियो में क्या देखा कि जो BPCSCN कोर्स है उसका जो ब्लॉक है, 3 ब्लॉक है, वो हमने यहाँ पर उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पर करे हैं, जिनमें कुछ कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनके बारे में डिस्कस किया। और इसके बाद अब हम जो नेक्स्ट है वो हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे अगली वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलती हूँ आपसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।